Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 30th July 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Prevention of Money Laundering Act. And this topic is important from our syllabus GS पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले समझते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है क्या, किस कॉन्टेक्स्ट में इसको लाया गया था. तो दिस लॉ वाज ब्रॉट इन 2002 इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग. तो क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग, उसको भी ज़रा समझते हैं. देखिए, ठीक जैसे हमारी लॉन्ड्री में जा कर के हमारे गंदे कपड़े साफ़ हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक वैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से गुजरने के बाद ब्लैक मनी वाइट हो जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो लीगल हो जाता है. मतलब एक तरीका है ब्लैक मनी के ट्रैक्स को छुपाने का, ट्रेसेस को छुपाने का और उसके इलिसिट ऑरिजिन को छुपाने का, और फिर उसको धीरे से या ऐसे छुपा करके कंसील्ड तरीके से ब्लैक मनी को लीगल मोनेटाइज सिस्टम में लाने का. तो ब्लैक मनी को लीगलाइज्ड करेंसी में कन्वर्ट करने का तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग. इसमें कई सारे एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, राउंड ट्रिपिंग एंड ऑल. पहले भी मैं करा चुका हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस में. पैसे को एक किसी न किसी तरीके से बैंक में जमा करवाया जाता है, इसको कहते हैं प्लेसमेंट. फिर किसी और कंपनी को पेमेंट कराया जाता है, लेयरिंग. फिर वहाँ से वापस खुद को पेमेंट करा लिया जाता है, इंटीग्रेशन. सो दिस इज़ हाउ ब्लैक मनी समटाइम्स इज़ कन्वर्टेड इनटू लीगल मनी एंड द प्रोसेस इज़ नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग. तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भारत सरकार एक कानून लेकर के आई 2002 में, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया था, इट वाज ब्रॉट इन कॉन्सोनेंस विथ वियना कन्वेंशन, जो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है विच एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ कर्बिंग ब्लैक मनी एंड मनी लॉन्ड्रिंग. तो ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो सबसे ज़्यादा पावर दिया गया है वो दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को. इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक ऐसी एजेंसी है विच वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो ऑफिसर्स हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में फिर रेड डालते हैं, लोगों को अरेस्ट करते हैं, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करते हैं. एक बार जल्दी से देख लेते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. तो जैसा कि मैंने आपको कहा, प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग, कन्फिस्केट एंड सीज द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लॉन्डर्ड मनी. तो मनी लॉन्ड्रिंग करके अगर कोई प्रॉपर्टी बनाई गई है तो उस प्रॉपर्टी को सीज करना, फिर उसको कन्फिस्केट करके फिर उसका ऑक्शन करा करके पैसे को रिकवर करना, ये सब तरीके होते हैं टू डील विथ एनी अदर इशूज़ दैट इज़ कनेक्टेड विथ मनी लॉन्ड्रिंग. तो और भी कोई भी इशू है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग करके बहुत बार ड्रग स्मगलिंग, आर्म्स स्मगलिंग होता है, तो उन सब चीज़ों को भी डील किया जाता है अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. बहुत बार मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से किसी लोग अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट दे देते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर कवर होंगी और उस एक्टिविटीज़ के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है. अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में टाइम टू टाइम कई सारे अमेंडमेंट्स लाए गए हैं. तो एक रिसेंट अमेंडमेंट लाया गया था इन 2019. इस अमेंडमेंट में जो 2019 में लाया गया था ऑन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें क्या क्या बातें थी उनको एक एक करके देखते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न था दैट वाज डूइंग अवे विद द प्री रिक्विजिट ऑफ FIR और चार्ज शीट बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और अदर एजेंसीज हु आर ऑथोराइज्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. तो अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत FIR या चार्ज शीट करने की ज़रूरत नहीं, इन सारे प्रोसेसेस को बाईपास किया जा सकता है. सेक्शन 2 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 2, जिसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के बारे में लिखा गया है. प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का सरल सा मतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम करके जो पैसा आता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग से आने वाले पैसे का डिटेल्ड डेफिनीशन दिया गया in section 2 which was expanded as per prevention of money laundering act 2019. तो इस डिटेल्ड डेफिनेशन के हिसाब से proceeds of crime has been expanded to empower agencies to act against even those properties which may directly or indirectly may be derived or obtained as a result of criminal activity. तो अब हर एक वो पैसा जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, इनडायरेक्टली भी वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में आएगा. इनडायरेक्टली का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. किसी ने मान लो काला धन को वाइट कराने के लिए दूसरे के अकाउंट में पैसे डलवाए,
आपने मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ, लिटरली मत लीजिएगा, आपने अपने दोस्त के अकाउंट में पैसे डलवाए, दोस्त को अकाउंट में पैसे डलवाए और दोस्त से आपने कुछ कैश ले लिया। इस तरीके से आपने अपने दोस्त के वाइट मनी को ब्लैक मनी को वाइट कन्वर्ट कराने की कोशिश की। उसका कैश का पैसा मान लीजिए ब्लैक का था। तो अब इस केस में कैसा होगा, ये दोनों ही पैसा, जो आपने पैसा जमा कराया है, आपके पास तो लीगल मनी था, लेकिन आपने जो पैसा जमा कराया है उसके बैंक अकाउंट में, वो भी जब्त होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। जितना भी पैसा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है ब्लैक मनी को वाइट करने में, लॉन्ड्रिंग करने में, वो सारा पैसा जब्त हो सकता है। ऑल दैट मनी विल बी कंसिडर्ड एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। आप ये नहीं कह सकते कि सर देखो मैंने अपने दोस्त से 2 करोड़ लिए, दोस्त का पैसा ब्लैक था, लेकिन मैंने जो 2 करोड़ जमा किए उसके अकाउंट में, वो पैसा तो सर लीगल था इसलिए उसको मत जब्त करो। ऐसा नहीं होगा। योर मनी विल ऑल्सो बी कन्फिस्केटेड। सो दैट इज़ हाउ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का डेफिनेशन को काफ़ी वाइडन कर दिया गया। सेक्शन 45 ऐड किया गया एज पर दिस न्यू अमेंडमेंट। सेक्शन 45 के हिसाब से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफेंसेज विल बी नाउ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत अगर कोई भी ऑफेंस आप करते हैं तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स को आपको अरेस्ट करने के लिए कोई वारंट इशू कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में कुछ दिनों पहले भी मैं बता रहा था कि ऑफेंसेस 2 तरीके के होते हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अरेस्ट करने के लिए कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है, और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस नॉन बेलेबल होते हैं। जबकि वही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब ये होता है कि उसमें अरेस्ट करने के लिए अथॉरिटीज़ को पहले वारंट इशू कराना होगा, एंड दे आर बेलेबल ऑल्सो। अब नॉन बेलेबल और बेलेबल का भी अंतर मैंने आपको बताया था। ऐसा नहीं है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में बेल होती ही नहीं है, बेल होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है मैजिस्ट्रेट पे। In general, it is not your right to get a bail. If you prove in front of the magistrate कि आपको बेल मिलना चाहिए तो आपको बेल मिल सकता है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में टू गेट बेल इज़ योर लीगल राइट। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में विच आर नॉन बेलेबल, आपका लीगल राइट नहीं है बेल मिलना। इट विल डिपेंड ऑन द मैजिस्ट्रेट। तो चलिए, ये मुद्दा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। पहले सिर्फ और सिर्फ ये फाइनेंशियल क्राइम की तरह देखा जाता था, इसलिए इसको नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस में रखा गया था, लेकिन अब इसको कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस में डाल दिया गया है। इसके साथ ही द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स दे हैव गॉट एक्सटेंसिव पावर एज फार एज समन या अरेस्ट या रेड इज़ कंसर्न्ड। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रखी गई एज पर दिस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट एक्ट 2019, दैट इज़ रिगार्डिंग प्रूफ ऑफ इनोसेंस। प्रूफ ऑफ इनोसेंस को इस इमेजेस की मदद से हम समझेंगे। देखिए, नॉर्मल या ऑर्डिनरी केसेस में कैसा होता है कि ये मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई, इसने किसी इंसान को अरेस्ट किया है और इसके खिलाफ कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, मतलब ये इंसान एक अक्यूज्ड है। तो इसके खिलाफ जो भी एलिगेशंस लगाए हैं कि इसने चोरी की है, मर्डर किया है, वो प्रूव करने की जिम्मेदारी इनकी है। इसको नहीं प्रूव करना है कि मैंने चोरी नहीं की है या मैंने मर्डर नहीं किया है। आपने अरेस्ट किया है, आप अब इसके खिलाफ एविडेंस लाइए। तो दिस प्रोसिक्यूशन एजेंसी के ऊपर बर्डन रहता है प्रूफ लाने का कि ये इंसान गिल्टी है। मतलब इसको नहीं प्रूफ करना है कि वो इनोसेंट है, आपको प्रूफ करना है कि ये गिल्टी है। दैट इज़ इन ऑर्डिनरी केसेस। लेकिन इस केस में क्या किया गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, कि अगर मान लीजिए कि पुलिस ऑफिसर्स ने या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, सीबीआई ने किसी को अरेस्ट किया, किसी अक्यूज़ को, तो अब ये सिर्फ एलिगेशंस लगाएंगे कि सर इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इसने यहाँ से इतना पैसा वहाँ डाला है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दिस अक्यूज। अब आपको साबित करना है कि नहीं, आपने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको देख करके फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया द रिसेंट अमेंडमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कि सर ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं 2019 वाले, ये कई सारे बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। हमारे कई सारे बेसिक राइट्स वायलेट हो रहे हैं। उसमें सबसे आगे तो ये वाले अधिकार हैं। वन ऑफ आवर ह्यूमन राइट इज़ कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज प्रूव करें, अथॉरिटीज़ प्रूव करें कि हमने क्राइम किया है। यानी कि इन जनरल हमारा एक ह्यूमन राइट है कि अनटिल प्रूवन गिल्टी वी आर इनोसेंट।
एजेंसीज का काम है साबित करना कि हमने क्राइम किया है, हमें नहीं साबित करना कि हमने क्राइम नहीं किया। दिस इज़ वन ऑफ इन जनरल कंसिडर्ड ह्यूमन राइट्स। तो इन सब ग्राउंड्स पे फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो 2019 अमेंडमेंट्स हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के, इसको चैलेंज किया गया दैट दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में इसमें फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो भी अमेंडमेंट्स हैं ब्रॉट इन 2019 दे आर नॉट ऑन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कहा कि इन जनरल प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड या ऑफेंडर इज़ रिगार्डेड एज ह्यूमन राइट। ये हम मानते हैं कि नॉर्मली जो भी अक्यूज्ड इंसान है जिसके खिलाफ अभी FIR दर्ज किया गया है, केस अलीज किया गया है, उसको इनोसेंट माना जाता है। तो इनोसेंट अनटिल प्रूव्ड गिल्टी, ये इन जनरल ह्यूमन राइट्स हैं। लेकिन इसको बदला जा सकता है, ये जो जनरल ह्यूमन राइट्स है इसको कानून बना करके पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बदल सकती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और पार्लियामेंट ने जब इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट एक्ट की मदद से इसको बदला है इस पर्टिकुलर केस में, तो दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल, इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल जैसी बात नहीं है। अब इसी पॉइंट से हम एक और चीज़ सीख सकते हैं इम्पॉर्टेंट, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बेसिक पॉलिटी कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, ह्यूमन राइट्स जैसे कोई चीज़ डायरेक्टली हमारे देश में इन्फोर्सिएबल नहीं है, इस बात को समझिएगा। हमारे देश में किस किस तरह के अधिकार हैं? लीगल राइट्स हैं जो कानून की मदद से मिलते हैं, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, MG नरेगा एक्ट, काम करने का अधिकार, राइट, इन्फॉर्मेशन का अधिकार। कुछ अधिकार हमें मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से, जैसे राइट टू वोट आर्टिकल 326। कुछ अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 से मिलते हैं विच आर मोर इंपॉर्टेंट इन नेचर, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं, द राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम एंड ऑल, आर्टिकल 25 to 28। तो मुद्दा ये है कि हमारे पास लीगल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन डायरेक्टली हमारे पास कोई ह्यूमन राइट नहीं है। ह्यूमन राइट इज़ क्वाइट अ वेग कॉन्सेप्ट। दुनिया भर में कई सारे ह्यूमन राइट्स जनरली एक्सेप्ट किए गए हैं। यूनाइटेड नेशंस में देयर आर सेट ऑफ राइट्स जिनको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। लेकिन उन ह्यूमन राइट्स को हमारे देश में इन्फोर्सिबिलिटी दी गई है थ्रू डिफरेंट लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टली ह्यूमन राइट्स आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन आवर कंट्री। ऐसा नहीं कह सकते कि यूनाइटेड नेशन ने इन अधिकारों को आइडेंटिफाई किया है एज आवर ह्यूमन राइट्स, तो अब हमारे देश में वो अधिकार हमें अपने आप मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में देखिए, जो पिटिशनर्स थे वो यही कह रहे थे कि सर एक इंटरनेशनल लेवल पे एक राइट मानी जाती है कि जब तक किसी भी अक्यूज्ड के खिलाफ क्राइम प्रूफ नहीं हो जाता है तब तक उसको इनोसेंट मानना है, और उसको फिर साबित करने की ज़रूरत नहीं कि उसने क्राइम नहीं किया है। अथॉरिटीज़ को साबित करनी है कि इसने क्राइम किया है। ये एक जनरल ह्यूमन राइट्स है सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, ह्यूमन राइट्स जनरली एक्सेप्टेड होगा पूरे दुनिया भर में, लेकिन हमारे देश में तो ऐसा ही नियम है। ह्यूमन राइट जैसी डायरेक्टली कोई चीज़ तो है नहीं ना। हमारे देश में तो ह्यूमन राइट्स को हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए या इन्फोर्सिएबिलिटी दी है थ्रू मेकिंग लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। तो ह्यूमन राइट्स आर नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल इन इंडिया, दे आर गिवन इन्फोर्सिबिलिटी थ्रू लॉ like and known as legal rights like MG Narega Act. Yeah, they are given enforceability through constitution known as constitutional rights mentioned under other parts of the constitution apart from part 3, or they are known as fundamental rights mentioned in part 3 of the constitution. अब इसको मैं एक और एग्जाम्पल दे करके प्रूफ करता हूँ कि कैसे इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं while attempting any question. जो पिछला APSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, 2020 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था 12 सितंबर 2021 को, उसमें ये सवाल आया था अंडर आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट के लिए है आर्टिकल, द पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू रिपील फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, एनश्राइंड अंडर पार्ट 3, ऑल ऑफ द अबोव। कई सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन बी टिक करके आ गए, कई सारे ऑप्शन डी टिक करके आ गए इस क्वेश्चन के लिए, और वो आर्ग्यू कर रहे थे कि सर ये फंडामेंटल राइट्स तो ह्यूमन राइट्स भी है ना। लेकिन आप समझिए, क्या संविधान में कभी भी आपने ह्यूमन राइट्स नाम का वर्ड देखा है? आपने फंडामेंटल राइट्स देखे हैं लेकिन ह्यूमन राइट्स नहीं देखे। तो ह्यूमन राइट्स अपने आप में एक वेग चीज़ है, ह्यूमन राइट जैसी कोई चीज़ है नहीं हमारे देश में लीगल सेंस में फॉर इन्फोर्सिएबिलिटी।
हमारे देश में अगर कोई कानून अधिकार हैं तो वो लीगल हैं, फंडामेंटल हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। तो इसलिए पार्ट बी तो हो ही नहीं सकता। इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, दैट इज़ वाई दे कैन नॉट बी अमेंडेड। ऐसा कुछ है ही नहीं, ह्यूमन राइट जैसी कोई फॉर्मल, ऑफिशियल या कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं ही नहीं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स वुड बी ए। चलिए फिर भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दिस एरिया वाज स्लाइटली टेक्निकल। आई होप जो आइडिया मैं आपको कन्वे करना चाह रहा था वो आपको समझ आ गया। इफ़ यू अंडरस्टूड इट प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि यस, जो आइडिया मैं आपको कन्वे करना चाह रहा था वो समझ आ गया है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कंगारू कोर्ट्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। It can also be utilized in paper 1 essay or it is useful for PSI or optional students as well. सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना साहब ने हाल फिलहाल में कहा कि कंगारू कोर्ट्स रन बाय मीडिया आर कॉजिंग हार्म टू हेल्थ ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ही सेड एग्जैक्टली दिस स्टेटमेंट, ऑफ लेट वी सी मीडिया रनिंग कंगारू कोर्ट्स एट टाइम्स ऑन इशूज इवन एक्सपीरियंस्ड जजेस फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिसाइड। तो मीडिया अपना कोर्ट खुद लगा देते हैं आजकल। मतलब देखते हैं ना आप लोग, बैठ करके लोग चर्चा करते रहते हैं कि नहीं मेरे हिसाब से इसने क्राइम किया है, ये गलत है, वो सही है। ऐसे ऐसे मुद्दों पे मीडिया में लोग बैठ करके बहस करते हैं जिस पे एक्सपीरियंस जजेस को भी फैसला सुनाने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है। इल इन्फॉर्म्ड एंड एजेंडा ड्रिवन डिबेट्स, तो ऐसे लोग आकर के बैठ करके डिबेट करते हैं जिनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या ऐसे लोग आकर के डिबेट करते हैं जिनका एक अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, एजेंडा है। ऐसे डिबेट्स के कारण जो भी आउटकम आता है दैट इज़ डेट्रीमेंटल टू द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब ये लोग मीडिया वाले कंगारू कोर्ट्स लगा रहे हैं विच इज़ डेट्रीमेंटल टू द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी। समझते हैं कंगारू कोर्ट है क्या। कंगारू कोर्ट का बेसिक मतलब ये हो सकता है एन अनऑफिशियल कोर्ट हेल्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल टू ट्राई समवन रिगार्डेड स्पेशली विदाउट एविडेंस। तो मीडिया में आप देखते हैं ना, बैठ करके लोग बहस करते हैं कि ऐसा है वैसा है, मेरे हिसाब से सोनिया गांधी जिम्मेदार हैं, तो मेरे हिसाब से मोदी जी ने ये गलती की और उनके खिलाफ ये एक्शन लिया जाना चाहिए। ये लोग खुद ही जज बने फिरते हैं। सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर नोन एज कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट इट रेफर्स टू प्रोसीडिंग्स और एक्टिविटीज़ विच आर ग्रॉसली अनफेयर, बायस्ड एंड लैक्स लेजिटिमेसी। कोई लेजिटिमेसी तो है नहीं, बट फिर भी इससे दिक्कत क्या होता है? दिक्कत ये होता है कि एक पब्लिक ओपिनियन को एक निगेटिव डायरेक्शन में ये लोग लेकर के जाते हैं। वो एक ना चाहते हुए भी एक सेंटीमेंट डेवलप कर देते हैं और लोगों के मन में भी एक फीलिंग आती है कि नहीं ये तो काफ़ी गलत है। इससे कैसा होता है कि जेन्युइन फैसले लेने में भी जुडिशरी को दिक्कत होती है कभी कभार। और इसको कंगारू कोर्ट क्यों कहा जाता है ये भी ज़रा समझते हैं। ये कंगारू वर्ड ओरिजिन कहाँ से आया है? तो जैसे कंगारू उछल उछल के चलता है ना, लीप्स एंड बाउंड्स में चलता है कंगारू उछल उछल करके, वैसे ही ये जो कोर्ट्स होते हैं ये एविडेंसेस पे ध्यान नहीं देते हैं। उछल उछल के जहाँ मन करता है इस बात को उठाया, फिर उस बात को उठाया, जहाँ जहाँ इंटरेस्ट आया उन बातों पे चर्चा करते हैं, अपने हिसाब से पॉइंट्स को लेते हैं, जैसे कंगारू उछल उछल के चलता है, और अपने हिसाब से फैसला भी सुनाते हैं कि ये आदमी गिल्टी है, ये है, वैसा है। तो आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी तो लोग पहले ही फैसला सुना चुके थे, कई सारे मीडिया वाले, नहीं ये मर्डर है, तो नहीं ये सुसाइड है। पर व्हाट द कोर्ट इज़ डूइंग, अगर आप ही को फैसला सुनाना है तो फिर कोर्ट का क्या काम है? तो कोर्ट लीप्स एंड बाउंड्स में चलते हैं, उछल उछल करके चलते हैं। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज कंगारू कोर्ट्स। कंगारूज की तरह अपना खुद का, मतलब नॉर्मल हमारे कोर्ट्स कैसे होते हैं, काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से एक एक एविडेंस को स्टडी करते हुए आगे चलते हैं। ये लोग कंगारुओं की तरह चलते हैं। दैट इज़ वाई नोन एज कंगारू कोर्ट। कहाँ इस्तेमाल करें? आंसर राइटिंग में वो ज़रा देखते हैं। कभी मान लीजिए ऐसे आ जाए डेमोक्रेसी और मीडिया, इनके बीच में रिलेशंस पे। एथिक्स पेपर में भी ये टॉपिक है, रोल ऑफ मीडिया नोन एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का चौथा पिलर माना जाता है मीडिया को। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के अलावा मीडिया इज कंसिडर्ड टू बी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और अगर मीडिया ही इन तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज होगी, वेस्टेड इंटरेस्ट से काम करेगी, एजेंडा ड्रिवन काम करेगी, इल इन्फॉर्म्ड एक्टिविटीज़ करेगी, कंगारू कोर्ट चलाएगी, तो फिर नेचुरली डेमोक्रेसी विल डिक्लाइन, डेमोक्रेसी विल क्रम्बल इफ़ मीडिया एक्ट्स इन अ वेस्टेड इंटरेस्ट। क्यों देखा जाता है, क्यों हम लोग मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वो भी ज़रा समझते हैं ब्रीफली। देखिए डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? रूल ऑफ पीपल। डेमोज मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स रूल। और आज का जो मॉडर्न टाइम है इसमें इतने सारे लोग हैं कि डायरेक्टली लोग तो रूल नहीं कर सकते,
तो लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन करके भेजते हैं, जिसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। लेकिन लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव तो तभी चुन करके भेजेंगे ना जब लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन होगा, तभी तो वो इन्फॉर्म्ड चॉइस ले पाएंगे। और सही इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है मीडिया की। लेकिन अगर मीडिया ही इनके पास फ़िल्टर्ड इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, कलर्ड इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, एजेंडा ड्रिवन इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, तो इनके पास कभी भी सही जानकारी, सही फैसले लेने के तो इन्फॉर्मेशंस होंगे नहीं। एंड इन दैट केस हाउ विल दे सेलेक्ट राइट रिप्रेजेंटेटिव्स हु इज़ मोर सुटेबल फॉर देम। और इस कारण से पूरा का पूरा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इट विल गेट डिफीटेड। डेमोक्रेसी सिर्फ इससे नहीं होती है कि आपने जाकर के वोट कर दिया, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन दिया। डेमोक्रेसी के लिए वोट करने से पहले आपका अपना फ्री ओपिनियन बनना ज़रूरी है, इन्फॉर्म्ड चॉइस लेना ज़रूरी है। और फ्री ओपिनियन या इन्फॉर्म्ड चॉइस डिपेंड करेगा आपके पास सही खबर आए तो, और सही खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी है मीडिया की। और अगर ये अपना काम ठीक से नहीं कर रही, ये कंगारू कोर्ट चला रहे, तो फिर डेमोक्रेसी तो नेचुरली फेल होगी ही। The next article is about happiness classes, and this topic is important from our syllabus GS paper 5 ethics point of view, also important from essay perspective. छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। दिल्ली की सरकार ने 2018 में अपने स्कूल के करिकुलम में एक नए तरह का क्लास इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम रखा उन्होंने हैप्पीनेस क्लास। इस हैप्पीनेस क्लास में नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों को इनरोल कराया गया। इस हैप्पीनेस क्लास में मेनली 4 चीज़ों पर फोकस किया जाता है। टू मेक चिल्ड्रेन मोर माइंडफुल एंड अटेंटिव। तो आजकल बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, और इस कारण से उनको अटेंशन डेफिसिट का प्रॉब्लम होता है, एक जगह फोकस नहीं कर पाते। दूसरा, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी डेवलप की जाए। क्रिटिकल थिंकिंग से होता क्या है कि किसी भी कठिन समस्याओं का वो खुद ही सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, सोच करके, लॉजिकली सोच करके। बच्चों के अंदर एम्पैथी डेवलप की जाए, एंग्जाइटी से डील करने की कैपेबिलिटी डेवलप की जाए, ये फोकस रहता है। एंड फोर्थ, डेवलपिंग कॉन्फिडेंट एंड प्लीजेंट पर्सनालिटी, ये सब ध्यान दिया जाता है हैप्पीनेस क्लास में। अभी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मेंस में, देखिए, अगर कभी भी सवाल आ जाए राइजिंग सुसाइड रेट्स पे, डिप्रेशन पे, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे, तो आप लिख सकते हैं कि हमें भी दिल्ली, बाकी इंडिया के स्कूल्स को या सरकारों को दिल्ली सरकार की तरह हैप्पीनेस क्लास अपने अपने स्कूल करिकुलम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डील विद सच मेंटल इश्यूज़। 4 साल हो गए इस हैप्पीनेस क्लास को इंट्रोड्यूस किए हुए। हाल फिलहाल में दिल्ली सरकार एक रिपोर्ट के बेसिस पे उन्होंने एक डेटा कोट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हैप्पीनेस क्लास हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग डाउन सुसाइड रेट्स एंड डिप्रेशन इन दिल्ली। तो हमारे असम में कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि असम के अंदर सुसाइड के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो कम से कम हमारे स्टेट असम में तो इस तरह का कुछ मॉडल इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, हैप्पीनेस क्लास इन स्कूल करिकुलम। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। तो इस आर्टिकल को समझने के लिए कि बुलियन एक्सचेंज क्या होता है, पहले समझते हैं अबाउट गिफ्ट सिटी। गिफ्ट का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। इसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये गिफ्ट सिटी जो है वो गुजरात में बनाया गया है, अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में। एक गिफ्ट सिटी का मेन पर्पस ही है कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, वर्ल्ड क्लास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, कूलिंग, टेलीकॉम, ब्रॉडबैंड एंड ऑल। इसको रेगुलेशन से काफ़ी हद तक फ्री किया जाए, कई सारे जो नियम कानून होते हैं उनसे फ्री किया जाए, यानी कि इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मैं आपको बता दूं, वो छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे टैक्स रिलेटेड कई सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, बाकी सरकारी नियमों को सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भारत के अंदर ही वो छोटी छोटी टेरिटरीज़ हैं जो टैक्स पर्पस के लिए भारत के टेरिटरी की तरह नहीं गिनी जाती। दे आर काउंटेड एज ए फॉरेन टेरिटरी, मतलब दुनिया की कोई भी कंपनी यहाँ आकर के आराम से इन्वेस्ट कर सकती है, जा सकती है, प्रॉफिट निकाल सकती है। और उसके अपोजिट में जो बाकी हमारे देश की टेरिटरी हैं जहाँ पे हमारे टैक्स लॉज लगते हैं, जीएसटी एंड ऑल, उसको हम लोग डीटीए एरिया कहते हैं, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। और एक होता है एसईजेड, जहाँ पे ये सब टैरिफ्स, रेट्स, जीएसटी वगैरह सब माफ़ कर दिया जाता है ताकि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आए।
तो गिफ्ट सिटी ऐसा ही बनाया गया है, इसको SEZ बनाया गया है। इसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल एजुकेशन जोन, इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स, ये सब डेवलप किया जा रहा है। गिफ्ट सिटी को मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन को। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन क्रिएटेड टू टेक केयर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस रीजन। जैसे हमारे यहाँ पे कैसे गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखने की जिम्मेदारी इस ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है, विच इज़ ए काइंड ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल आपने अपने पॉलिटी में ज़रूर देख रखा होगा, कहीं कहीं पे म्यूनिसिपैलिटीज़ लोकल गवर्नेंस देखती हैं, कहीं कहीं पे स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाए जाते हैं। क्या फ़ायदा होगा गिफ्ट सिटी बनाने का? गिफ्ट सिटी बनाने से यही फ़ायदा होगा कि दुनिया भर के जो अलग अलग जगहों के देशों के फाइनेंस कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियां हैं, वो यहाँ आकर के इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं और ऑपरेशंस कर सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे हमारा गुजरात में खुल गया गिफ्ट सिटी, तो फिर बार्कले जो दुनिया की एक सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है, उसने आकर के अपना सेंटर खोला गुजरात के गिफ्ट सिटी में। तो इस तरह की कई सारी इंटरनेशनल कंपनियाँ आ करके अपना यहाँ सेंटर खोल सकती हैं। इस तरह के इंटरनेशनल कंपनियों को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स। और इनके लिए गिफ्ट सिटी के अंदर ही, जैसे पूरा गिफ्ट सिटी हुआ, गिफ्ट सिटी के अंदर ही एक छोटा सा सेंटर खोला गया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। गिफ्ट सिटी के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स में दुनिया भर के इस तरह के इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जा रहा है, ताकि लंदन और सिंगापुर जैसा मार्केट हमारे यहाँ भी डेवलप हो। लंदन को दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वैसे ही सिंगापुर को भी फाइनेंशियल हब कहते हैं, क्योंकि दुनिया के मेजर जो बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, यहाँ पे उन्होंने अपना ऑफिस खोल रखा है। तो हम चाहते हैं कि लंदन और सिंगापुर की तरह हमारा गिफ्ट सिटी भी एक इंटरनेशनल हब बन जाए फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंपनीज। और इसलिए गिफ्ट सिटी के अंदर हमने खोल रखा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में दुनिया के अलग अलग फाइनेंस कंपनियों को हम इनवाइट कर रहे हैं। बार्कले इज़ द वन विच केम एंड इन्वेस्टेड। अभी वहाँ उसी गिफ्ट सिटी में, आई होप देयर इज़ नो डाउट, ये पूरा सा गिफ्ट सिटी है, उसके अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एक छोटा सा खोला गया। अब उसी गिफ्ट सिटी में, कैसे मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक वैसे ही उस गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर खोला गया, जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं। उसी गिफ्ट सिटी में एक नया सेंटर खोला गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, विच विल बी इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज विच हैज़ बीन ओपनड इन गिफ्ट सिटी गुजरात। बुलियन एक्सचेंज क्या होता है? बुलियन एक्सचेंज वो मार्केट होता है जहाँ पे लोग गोल्ड में, सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड या सिल्वर या उससे एसोसिएटेड डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड के बदले में मान लीजिए आपने कोई सिक्योरिटी जमा किया, 1 लाख का गोल्ड है, उसके बदले में 1 लाख का सिक्योरिटी पेपर जमा किया, तो उसको कहा जाएगा गोल्ड रिलेटेड डेरिवेटिव, सिल्वर रिलेटेड डेरिवेटिव। तो गोल्ड, जैसे कंपनी के बदले में शेयर्स रिलीज़ किए जाते हैं, वैसे ही कंपनी के ओनरशिप के बदले में शेयर, वैसे ही गोल्ड के बदले में भी डेरिवेटिव्स ऐसे रिलीज़ किए जा सकते हैं। तो ये जो बुलियन एक्सचेंज में गोल्ड सिल्वर डेरिवेटिव्स ट्रेड होगा, और इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज सेंटर होगा, यानी कि इंडिया का पहला इंटरनेशनल सेंटर होगा जहाँ पे गोल्ड, सिल्वर या उनके डेरिवेटिव्स में ट्रेड हो सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट Assam NGO selected for space tutor program, and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. सबसे पहले समझते हैं, देखिए स्पेस ट्यूटर प्रोग्राम है क्या। तो हमारी जो देश की स्पेस एजेंसी है इसरो, ये कई सारे स्टेप्स उठाते रहती है। हमारे देश के अंदर जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनके अंदर साइंटिफिक इंक्वायरी या स्पेस के प्रति, स्पेस साइंस के प्रति एक कॉन्शियसनेस डेवलप किया जाए, क्यूरियोसिटी डेवलप की जाए। ये इसरो की एक जिम्मेदारी है। अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग स्पेस टेक्नोलॉजी एंड ऑल, ये हमारे देश के यंग बच्चों के अंदर एक स्पेस रिलेटेड क्यूरियोसिटी डेवलप करने की भी एक जिम्मेदारी है। उसके लिए वो इसरो क्या करता है कि हमारे देश के अलग अलग NGO या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को वो कांटेक्ट करता है जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ्स फील्ड में इंगेज्ड हैं। STEM शॉर्ट में इनको कहते हैं। तो इन NGOज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कांटेक्ट करता है और उनके साथ वो कोलैबोरेट करता है ताकि बच्चों को थोड़ी सी कॉन्शियसनेस या क्यूरियोसिटी डेवलप की जाए। और इस प्रोग्राम को कहते हैं हम लोग स्पेस ट्यूटर प्रोग्राम ऑफ इसरो।
इसमें कोई भी कॉमर्शियल एडवांटेज नहीं ले सकते ये कंपनी, ये एनजीओ या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये नहीं कि इसरो के साथ कोलैबोरेट हो गए और इसरो से जो सीखा वो इनको सिखाने के लिए पैसे ले रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। नो कॉमर्शियल इंटरेस्ट विल बी देयर। तो इस प्रोग्राम को कहते हैं हम लोग इसरो का स्पेस ट्यूटर प्रोग्राम, वेयर इसरो connects with these NGOs and education institutions, and these NGOs education institutions impart training to the students, young generation। करंट न्यूज़ ये है कि इसरो ने आसाम से एक NGO को सेलेक्ट किया है अंडर दिस स्पेस ट्यूटर प्रोग्राम। उस NGO का नाम है साइंटिफिक टेम्परामेंट, विच इज़ फ्रॉम विश्वनाथ चारियाली। इम्पॉर्टेंट ये है पीटी पर्सपेक्टिव से, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट एनजीओ जो विश्वनाथ चाराली का है, विच हैज़ बीन सेलेक्टेड अंडर स्पेस ट्यूटर प्रोग्राम, ये आसाम का इकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है विच हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय इसरो फॉर दिस प्रोग्राम। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा इसको। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गाइया हाइपोथेसिस। दिस आर्टिकल इज ओनली इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इन्वायरमेंट में कहीं लिख सकते हैं आप इसको, पासिंग रेफरेंस में डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा। गाइया हाइपोथेसिस है क्या? गाइया हाइपोथेसिस एक कॉन्सेप्ट है इन्वायरमेंट का, जिसको दिया था इन्वायरमेंटलिस्ट जेम्स लवलॉक ने, जिसके हिसाब से हमारे धरती के ऊपर जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स या हम ह्यूमंस, ये तो लिविंग कंपोनेंट्स हुए, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, दे आर इंटीग्रली रिलेटेड विथ द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। जैसे कि सॉइल वगैरह से हम लोग एक इंटीग्रेटेड तरीके से रह रहे हैं इनके साथ, और ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बना हुआ है हम सब लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में, जिसको दूसरे भाषा में कहें तो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन होता है। एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम सिस्टम बना हुआ है। ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड इनऑर्गेनिक सराउंडिंग्स ऑन द अर्थ आर क्लोजली इंटीग्रेटेड एंड दे सेल्फ रेगुलेट ईच अदर। मतलब अगर ये इनऑर्गेनिक सिस्टम्स भी ख़राब होने लगेंगे, अगर पहाड़ टूटने लगेंगे, नदियाँ टूटने लगेंगी या ख़राब होने लगेंगी, डीजनरेट होने लगेंगी जो इनऑर्गेनिक सिस्टम्स है हमारे आसपास का, तो उसका सीधा सीधा असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तो इसी को कहा गया गाइया हाइपोथेसिस। ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड इनऑर्गेनिक सराउंडिंग्स आर क्लोजली इंटीग्रेटेड एंड फॉर्म ए सिंगल सेल्फ रेगुलेटिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम मेंटेनिंग कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर पहाड़ टूटने लगे, नदियाँ सूखने लगी, तो लाइफ भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट मिल करके एक साथ एक लिविंग रिलेशनशिप बना रखा है। कैसे? हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं, किडनी, लीवर, आईज, ईयर, स्टमक, और सब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं और तब मिला करके एक लिविंग एंटिटी बना रखी है। वैसे ही पूरा अर्थ हमारे बॉडी की तरह एक लिविंग एंटिटी है, जिसमें कि हर कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है। अगर एक भी खराब होगा तो उसका सीधा सीधा असर सब पे पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट गाइया हाइपोथेसिस सेज। गाइया हाइपोथेसिस इन्वायरमेंट फील्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। ये फिर से न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि गाइया हाइपोथेसिस देने वाले जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे जेम्स लवलॉक साहब, इनकी हाल फिलहाल में डेथ हुई है एट द एज ऑफ 103, इसलिए इस साल के प्रीलिम्स के लिए गाइया हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। अनलाइक राज्यसभा चेयरमैन, स्पीकर ऑफ लोकसभा डज नॉट हैव पावर टू सस्पेंड ए मेंबर। ये गलत है, स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया। स्पीकर के पास पावर है, राज्यसभा के पास नहीं है। सस्पेंशन ऑफ एमपीज कैन नॉट बी क्वेश्चन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। सो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है बिकॉज यहाँ पे कैन लिखा है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स अंडर रामसार कन्वेंशन इज इन यूके। तो पहला गलत है, और आसाम के अंदर रामसार साइट है लेकिन दैट इज नॉट उरपद बिल, दैट इज दीपोर बिल। सो अगेन करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।